दिन था 10 जुलाई 2023। नवी मुंबई के पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है और वह कॉल में जो शख्स बात कर रहा था वह शख्स बताता है कि इस जगह में एक लाश पड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत ही उस जगह पे पहुंचती है और देखती है कि हाँ, एक महिला का लाश पड़ा हुआ है। पुलिस को उस लाश के पास से एक चश्मे का डब्बा मिला और कुछ भी नहीं। फिर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि पहले महिला पर 2 गोली चलाई गई, उसके बाद तेज धार हथियार से उसका गर्दन काटा गया। तब तक पुलिस के पास कुछ भी ऐसा सुराग नहीं था जिससे उस महिला के घर तक पहुंचा जा सके। पुलिस अपने तरीके से बहुत कोशिश की लेकिन उस महिला का कोई अता पता नहीं चल पाया। तभी पुलिस उस चश्मे के डब्बे में, जिस दुकान से उस चश्मे को खरीदा गया था, उस दुकान का उसमें नाम लिखा था। फिर पुलिस उस दुकान पहुंचती है जिस दुकान से उस चश्मा को लिया गया था। उस दुकान में पहुंचने के बाद दुकानदार को महिला का तस्वीर दिखाती है। दुकानदार देखते ही पहचान लेता है और बोलता है कि यह महिला हमारी दुकान का बराबर की ग्राहक है और दुकानदार उस महिला का नाम भी बताता है कि इस महिला के नाम भारती अंबोकर है। फिर पुलिस उससे महिला का नंबर और घर का पता ले लेती है और उस जगह पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस घर में जाती है जिस घर में महिला रहा करती थी। उस घर में देखती है कि उस घर का दरवाज़ा बंद है और बाहर से ताला लगा हुआ है। तभी आस पड़ोस के लोग से पूछती है पुलिस कि इस घर में कौन कौन रहता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ एक महिला रहा करती थी जो कि कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रही है और इससे ज़्यादा किसी को कोई जानकारी नहीं था। तभी पुलिस को पता चलता है कि कुछ दूर पे उसका कोई रिश्तेदार रहा करता है। पुलिस उस महिला के रिश्तेदार घर पहुंचती है और रिश्तेदार से बातचीत करने लगती है कि इस महिला को आप पहचानते हैं। उनका रिश्तेदार पहचान लेते हैं और बताते हैं कि इनकी एक बेटी और एक वहाँ रहा करती थी। इनकी बेटी के कुछ दिन पहले ही एक जगह में शादी हुआ था और बाकी इनका परिवार में कोई सदस्य नहीं है। फिर पुलिस उनके रिश्तेदार से बात करने के बाद लौट जाती है और उस महिला का कॉल डिटेल चेक करने लगती है कि इस महिला के पास लास्ट कॉल कौन किया था। तभी एक नंबर सामने आता है जो कि पता चलता है कि तभी पुलिस उस नंबर का डिटेल निकालती है। तब पता चलता है कि यह सिम अजीत कुमार के नाम पर है। फिर पुलिस अजीत कुमार को उठा लेती है। पुलिस अजीत कुमार को पुलिस स्टेशन ले आती है और अजीत को उस मृत महिला का तस्वीर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि इस महिला का किसी ने कत्ल कर दिया है। तभी अजीत कुमार फुट फुट कर रोने लगता है और बताता है कि यह मेरी सास थी। फिर पुलिस उससे पूछताछ करने लगती है कि यह महिला लास्ट कॉल आप ही को की है, तो आपसे क्या बात हुई थी लास्ट टाइम। अजीत कुमार इधर उधर का बातें सुनाने लगता है लेकिन जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है तो अजीत टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। बोलता है कि यह मेरी सास हमें बहुत तंग किया करती थी। रोज़ रोज़ फ़ोन करके बोलती कि हमें अपनी बेटी से बात करना है। तभी एक रोज़ अपनी सास को उनकी बेटी से मिलाने के लिए अपनी गाड़ी से ले चला
और एक सुनसान जगह पर हम और हमारे दो दोस्त मिलकर अपनी सास को पहले तो 2 गोली मारी और गोली मारने के बाद हमें लगा कि इनका मौत नहीं हुआ होगा, तो तेज़धार हथियार से इनका गला काट दिया और रोड किनारे फेंक कर वहाँ से चल दिया। कातिल सामने था। पुलिस को लगा कि बहुत कम वक्त में यह मैटर सॉल्व हो गया। तभी एक पुलिस को अचानक से एक सवाल आया कि चलो ठीक है, एक माँ अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी। उनका बेटी का नाम प्रीति अंबोकर था। बेटी गर्भवती भी थी, तो माँ अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए, देखभाल करने के लिए उससे मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी। तो इस शख्स को मिलाने में प्रॉब्लम था, तो अपने परिवार को उनकी माँ के पास मिलने के लिए भेज देता। लेकिन इतना छोटा सा बात के लिए यह किसी महिला को जान से मारने की क्या ज़रूरत थी। फिर पुलिस को लगा कि और पूछताछ करना चाहिए। फिर पुलिस अजीत कुमार से पूछताछ करने लगती है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तुम्हारी बीवी से भी कुछ पूछताछ करना है। तभी अजीत कुमार घबरा जाता है और बताता है कि साहब, अब हमारी पत्नी इस दुनिया में है ही नहीं। फिर एक कहानी और सामने आता है। बताता है कि शादी के वक्त हम प्रीति को 9 लाख रुपया दिए थे और शादी के कुछ दिन बाद वह पैसा का हमें ज़रूरत पड़ा और हम प्रीति से मांग बैठे। प्रीति बताई कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, वह पैसा खर्च हो गया। अजीत को गुस्सा आता है और प्रीति को गला दबा देता है। मौके पर ही प्रीति का मौत हो जाता है। फिर अजीत उसका लाश को लेकर एक खाई के नीचे फेंक आता है। यह कहानी 2022 की है और बहुत दिन प्रीति के माँ भारती को प्रीति से बात ना होने के कारण अजीत पर शक करने लगती है कि अजीत कहीं हमारी बेटी को कुछ कर तो नहीं दिया। इसीलिए वह बार बार फ़ोन करके हमें तंग किया करती। और यह बात हमें अजीत को लगा कि कहीं मेरी सास भारती अंबोकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देगी तब मेरा पोल खुल जाएगा। और हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि प्रीति के बाद उनकी माँ भारती है और उसके बाद इस परिवार में कोई सदस्य नहीं है। इस भारती का भी हम मार दें तो इसका कोई खोजबीन करने वाला रहेगा नहीं। इसीलिए हमने इस घटना को अंजाम दिया। तभी पुलिस अजीत कुमार पर चार्जशीट खारिज करती है और उसे कोर्ट भेज देती है।